हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा राउट का नियम। राउट का नियम जो था वो वाष्प दाब से संबंधित था। हम कह सकते थे कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, और जो वाष्प दाब था वो बनता था वो वाष्पशील घटक की वजह से बनता था। और उसके बाद में अपन ने जो पढ़ा वो राउट के नियम से विलयन के प्रकार, और वो थे विलयन के प्रकार कौन कौन से? दो प्रकार थे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वो हुआ करते थे जो राउट के नियम का फॉलो करते थे, पालन करते थे। अनादर्श विलयन वो थे जो राउट के नियम का पालन नहीं करते थे। और आदर्श में अपने आदर्श और अनादर्श में एग्जाम्पल रह गए थे, और एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं। आदर्श विलयन के लिए आपको याद रखना है बेंजीन प्लस टॉलुइन। और देखो ये प्लस से क्या मतलब है, यहाँ दो चीजें ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी मिश्रण को बनाने के लिए या विलयन को बनाने के लिए कम से कम दो घटकों की आवश्यकता होती है, विलेय और विलायक। ठीक है, इस प्रकार से इसमें एक घटक विलेय है और दूसरा घटक विलायक है। तो यहां जैसे बेंजीन और टॉलुइन है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। तो आदर्श विलयन के एग्जांपल्स को याद करने का एक सबसे बेस्ट तरीका यह है यहाँ कि कैटेगरी एक ही है यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे? जैसे बेंजीन और टॉलुइन लिए है, तो टॉलुइन देखो कैसे होती है, बेंजीन की तरह ही है। बेंजीन की देखो स्ट्रक्चर ये होती है, ये आपकी बेंजीन है। ठीक है, और अगर इस पे हम लगा दे CH3 ग्रुप तो ये क्या बन जाती है? टोलुइन। तो यानी इनमें क्या है? समानता है। इस वजह से ये आदर्श विलयन का एग्जाम्पल। ठीक है, याद करने का एक तरीका बता रहा हूं यहाँ पे। अगर आदर्श अपने को याद है तो अनादर्श अपने आप ही याद रह जाएगा। इसके बाद में देखो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इसमें भी वही चीज है। देखो कॉमन चीज बेंजीन, बेंजीन। अपन ने केवल यहां प्रतिस्थापित समूह चेंज कर रहे हैं। देखो यहां क्लोरो है और यहां ब्रोमो। ऐसे ही देखो एथिल, एथिल। ठीक है, यानी ये एथेन से रिलेटेड बात और ये भी एथेन से। बस केवल प्रतिस्थापी समूह कौन सा है? यहां ब्रोमाइड है और यहां आयोडाइड है। यहां भी देखो एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, यहां पे भी वही चीज है, ब्यूटिल, ब्यूटिल है ना, और यहाँ पे भी ब्यूटीन, यानी ब्यूटेन से मतलब है। यहाँ क्लोराइड और यहाँ ब्रोमाइड है। यहाँ देखो हेक्सेन, हेप्टेन, ये दोनों ही क्या है? एल्किन सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सजातीय श्रेणी जो है वो भी यहाँ कॉमन है। ठीक है, तो आदर्श के लिए ये ध्यान रखोगे। अनादर्श को आपको जो है याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल बन रहे देखो। उसमें क्या पढ़ा था? अनादर्श विलयन दो टाइप को हुआ करते थे। एक तो क्या है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, जो राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे, वो तो कौन से हैं? धनात्मक विचलन वाले। और ऋणात्मक विचलन वाले, जो राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे, वो अनादर्श विलयन। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? देखो ये मेथेनॉल जल, एथेनॉल जल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये सब एग्जाम्पल आपको ये याद करने। कई बार जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो ये एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए अपने को। और मेनली देखो इसमें जैसे क्वेश्चन जो बने वो कैसे बने, जैसे मैंने कहा कि राउल्ट के नियम से या राउल्ट के अनुसार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला युग्म होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला युग्म होगा। तो इसमें आपको इनमें से एक ये दे देगा, मान लो दो इनमें से दे दिए और एक इनमें से दे दिया। जैसे मेथेनॉल प्लस जेल ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपन देखते हैं वो है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी को बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिक्सर।
ये है, देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसी को बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सर। ये चीज स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिक्सर है। क्या मतलब है इनसे? बिल्कुल हम समझ सकते हैं, यहाँ पे शब्द से ही पता लगता है। यहाँ स्थिर, स्थिर मतलब निश्चित से मतलब है, क्वाथी से मतलब है क्वथनांक, और मिश्रण है ही चीज। तो इसका मतलब ऐसे मिश्रण होंगे, और मिश्रण को बनाने के लिए जो है कम से कम कितने घटकों की आवश्यकता होती है? 2 घटकों की। तो ये द्विघटकीय मिश्रण होंगे जिनमें क्वथनांक क्या होगा? निश्चित होगा। उनका क्वथनांक क्या होगा? निश्चित होगा। और जो घटकों का जो इसमें अनुपात है वो भी क्या रहेगा? यहाँ निश्चित रहेगा। संगठन भी क्या रहेगा? यहाँ समान रहेगा। तो इसकी जो परिभाषा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऐसे द्विघटकीय समान या निश्चित कहो, निश्चित संगठन वाले, ऐसे द्विघटकीय निश्चित संगठन वाले मिश्रण जो निश्चित, ऐसे भी कह सकते हैं, निश्चित ताप पर उबलते हैं। ठीक है ना? उबलने का मतलब ही क्वथनांक है, क्वथनांक बिंदु, कौन से टेम्परेचर पर उबल रहे हैं वही। एक निश्चित, जो निश्चित ताप पर उबलते हैं। और इसमें होता है एक प्रभाजी आसवन तथा मिश्रण में उपस्थित घटकों को प्रभाजी आसवन से भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है? क्या कहलाते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सर या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ये आपको इसकी डेफिनेशन, परिभाषा है वो याद रखनी है और इसको समझ सकते हैं बिल्कुल। जैसे द्विघटकीय, 2 घटक मौजूद हैं कम से कम, यहाँ मिश्रण है या विलयन है, और निश्चित संगठन। ठीक है? निश्चित संगठन वाले हैं, यानी कि संगठन निश्चित रहेगा। मिश्रण, देखो निश्चित से क्या मतलब है? यहाँ जैसे मैंने बात करी, मेरे पास जैसे मैंने कहा कि एक तो है एथेनॉल, ठीक है, और दूसरी चीज मैंने कहा जल है, और इन दोनों को मिलाकर अपन क्या कह रहे हैं? मिश्रण बनाना चाहते हैं। तो इनका जो संगठन होगा वो क्या होगा? निश्चित। देखो स्थिर क्वाथी के लिए संगठन जो है निश्चित होना जरूरी है, तभी वो जो है एक निश्चित ताप पर उबलेंगे। जैसे मैंने यहाँ इसको लिखा 95%। ठीक है? उस मिश्रण में एथेनॉल कितना? 95%, और जल मैंने कहा 5%। तो ये क्या चीज हुई? निश्चित संगठन हुआ। ठीक है? और उस कंडीशन में ये जो दोनों हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर ही उबलेंगे, और वो जो टेम्परेचर है वो जैसे याद है तो लिख दो। जैसे मैंने लिखा कि 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? ये चीज, तो यहां ये इसका क्या हो गया? क्वथनांक, इस मिश्रण का क्वथनांक है। लेकिन घटकों का क्या है? संगठन भी क्या है? यहां निश्चित है, तभी ये चीज होगी। और एक चीज और है, आगे देखो, मिश्रण में उपस्थित घटकों को प्रभाजी
आसवन से भी अलग नहीं किया जा सकता। डिस्टिलेशन की एक प्रोसेस होती है ना, अलग करने की, जो भी मिश्रण में उपस्थित जो घटक है उनको अलग करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे अपन बोलते हैं आसवन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। हाँ, अच्छा, अलग कैसे? देखो, जैसे एथेनॉल और जल है, ठीक है, दोनों मिश्रित हैं और हम चाहते हैं कि इनको अलग अलग करें, और इससे करें तो इससे बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो जो टेम्परेचर रहेगा, जैसे 78 डिग्री सेल्सियस आएगा तो दोनों के लिए ये टेम्परेचर वही काम करेगा। तो 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि दोनों ही जो घटक हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे वाष्पित हो गए तो साथ ही उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा ऐसी परिस्थितियों में। क्लियर? तो ये चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो स्थिरक्वाथी मिश्रण हैं वो दो टाइप के हैं। स्थिरक्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है निम्न क्वथनांकी, निम्न से मतलब है लो, क्वथनांक जिनका हो, क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण, ऐसे बोला जाएगा मिश्रण। ठीक है, इंग्लिश लिखना चाहो तो लो बीपी वाला हो गया। ठीक है, लो बीपी, बीपी से मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्वथनांक बिंदु को, क्वथनांक को। एक चीज, और दूसरा जो इसका होगा दूसरा टाइप उच्च क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण। स्थिरक्वाथी को बोल सकते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर, स्थिरक्वाथी मिश्रण। नाम से पता चलेगा बिल्कुल, यहाँ निम्न क्वथनांकी, यानी कि जो मिश्रण होगा उसका क्वथनांक अपने घटकों की तुलना में क्या हो जाएगा? निम्न, कम हो जाएगा। और उच्च बोल रहा है तो क्या होगा? जो मिश्रण होगा उसका जो क्वथनांक है उसके घटकों की तुलना में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को अपन समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया इधर निम्न क्वथनांकी। ठीक है, ये शॉर्ट में निम्न क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण, वही चीज। तो लो क्वथनांक वाला है, और एक साइड में लिख देते हैं इधर ही सामने हाई वाला उच्च क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण। ये दोनों चीजें एक साथ इनको देख लेंगे अपन, क्या मतलब है इनसे। देखो, निम्न क्वथनांकी अपन कह सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांक अपने घटकों की तुलना में कम होते हैं, घटकों की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? निम्न क्वथनांक स्थिरक्वाथी मिश्रण। और एक चीज और साथ में आप ऐड कर सकते हैं, क्वथनांक तो कम होंगे परंतु जो वाष्प दाब बनता है उस मिश्रण का वाष्प दाब अधिक होता है।
तुलनात्मक, ठीक है, ये भी चीज भी, तो ये क्या कहलाते हैं, निम्न क्वथनांक स्थिर। और देखो उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, अभी बात भी करी थी, जैसे मैंने कहा कि अपने पास क्या है, जैसे सबसे पहले मैं कह दूं कि यार ये एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल है, और साथ में है यहाँ जल, एथेनॉल और जल लिया। इसका अगर अकेले का देखें, इस घटक का अगर क्वथनांक देखें तो इसका बनता 78.5 डिग्री सेल्सियस, और जल का जो कि पता है हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बीपी बनता है। लेकिन अगर अपन देखें, ये तो अलग अलग घटकों के लिए हुआ, लेकिन जब इनको मिश्रित कर दिया जाए, जैसे एथेनॉल प्लस जल, लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ इनका जो संगठन है वो भी निश्चित होना चाहिए। जैसे यहाँ इसको कितना परसेंट, 95% लिया, और इसको कितना परसेंट, लगभग 5% लिया, तो इस मिश्रण का जो क्वथनांक निकल के आएगा वो अपने घटकों की तुलना में कम, यानी 78 डिग्री सेल्सियस। ये है बात समझने की। यहाँ ये है निम्न क्वथनांक की स्थिरक्वाथी मिश्रण। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, चीज समझने की है, लॉजिकल है। आगे देखो, उच्च क्वथनांक की, नाम से पता पड़ रहा है कि जो मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो अपने घटकों की तुलना में अधिक होगा। यहां लिखा जा सकता है कि ऐसे मिश्रण है जिनका क्वथनांक, या ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक अपने घटकों की तुलना में अधिक हो, परंतु वाष्प दाब वाली बात भी आ जाएगी सामने। जो वाष्प दाब बनता है, इसमें वाष्प दाब क्या बना था, अधिक, यहां क्या बन जाएगा, कम, परंतु वाष्प दाब कम रहता है, उल्टा ना एक दूसरे का। ये चीज यहां ध्यान रखनी अपने को। ऐसे इसमें भी देखो एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझ सकते हैं यहां से कि उच्च क्वथनांकी का कोई एग्जाम्पल है क्या। मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ HNO3, और दूसरी चीज वही जल लिखा। जब अकेले हैं तो इसका जो बनता है, इस जल का तो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस बनता है, और HNO3 का जो बनेगा वो लिख दिया 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जब इनको दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, संगठन हो निश्चित, तो यहाँ HNO3 प्लस नाइट्रिक अम्ल है प्लस जल, और ये इसको कहा 68% है भैया तू यहाँ, और जल तू कितना है 32% हूँ, तो दोनों का जो मिला अपने को यहाँ BP बॉइलिंग पॉइंट वो आएगा लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि घटकों की तुलना में ज़्यादा है। क्लियर ये बात। तो ऐसे अपने को जो है वो ध्यान रखना है। हाँ देखो, हाँ एक ये मिस्टेक हुई अपने से, ये ठीक है। यहाँ आप लोग ध्यान रखो 86 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ 78 यहाँ था, ठीक है, ये था 78, ये देख यहाँ 86 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद में आप से क्वेश्चन में शेयर कर लेता हूँ, जो पिछले वाले वीडियो जो थे उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, हेनरी के नियम से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन को बताया था लेकिन उसका डिस्कशन हमने नहीं करा था, और वो क्वेश्चन ये था कि अमोनिया के लिए था, क्या NH3 का जल में घुलना NH3 का जल में घुलना हेनरी
नियमानुसार होता है, ठीक है, नियमानुसार होता है, ये पूछा था। इसको स्पष्ट करना था, तो देखो इसका जो आंसर बनता है वो निश्चित रूप से, अब चूंकि देखो हेनरी का नियम दाब से संबंधित था, ठीक है, हेनरी किससे संबंधित था, दाब को बताने वाली चीज थी कि जैसे जैसे गैसों पर दाब लगाया जाता है तो विलेयता बढ़ती जाती है। लेकिन यहां जब अमोनिया की बात करते हैं अपन, तो अमोनिया जो है, अमोनिया विलायक यानी जल, विलायक के साथ अभिक्रिया करके घुलती है या विलय होती है, ठीक है, अभिक्रिया करके। तो जब अभिक्रिया ही कर रही है तो फिर दाब का क्या महत्व है, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया करने से घुल रही है तो फिर दाब लगाने से क्या मतलब है। इसलिए अमोनिया जैसी गैसों पर दाब का ये जो हेनरी का नियम है वो लागू नहीं होगा, या इसका घुलना हेनरी नियम के अनुसार नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि अमोनिया जो है ये विलायक यानी जल है आपका यहाँ के साथ अभिक्रिया करके घुलती है। अतः यहां दाब का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर दाब भी अगर दाब को ही ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो फिर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो यहां निश्चित रूप से ये कह दो आप कि यहां दाब का प्रभाव नहीं होगा फिर, ठीक है। तो यहां अमोनिया के घुलने पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो ये तो अपनी आज की क्लास हो गई। अगली वाली जो क्लास होगी उसमें अपन विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक एक करके उनमें अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स।